नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्यों झूठ बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? दूसरा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की शिक्षा के बारे में जानना बचपना है? और तीसरा, क्या काले शीशे लगाने पर 2 साल की सजा हो जाएगी? आगे बढ़ो इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम का हमारी एक आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी। तो अब सबसे पहली बात, क्यों झूठ बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? ये बात आज आई कि देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि जो 2019 में उन्होंने जब शपथ ली थी, सरकार बनाई थी अजीत पवार के साथ मिलके, तो ये शरद पवार की नॉलेज से और विथ हिज ब्लेसिंग्स था। और उन्होंने यहां तक कहा कि वो शरद पवार के पास गए थे और मिले थे इत्यादि इत्यादि। और ये इनिशिएटिव, ये जो वो था, वो शरद पवार जी की तरफ से हुआ था, एनसीपी की तरफ से हुआ था। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं थोड़े आपको एक फिगर्स दे दूं, जिससे आपको चीजें समझना आसान हो जाए। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। लोकसभा का जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में कुल 48 सीट हैं, बीजेपी की 23 सीट आई थी, और उसने शिवसेना के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, उसकी 18 सीट आई थी। तो इस गठबंधन को 41 सीट मिली थी आउट ऑफ 48। 4 एनसीपी को, 1 कांग्रेस को, 1 एआईएम, इस तरह से मिली थी। उसके बाद विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो कुल 288 सीट थी। बीजेपी को 105 सीट मिली थी, शिवसेना को 56 सीट मिली थी, और एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44। उस समय उद्धव ठाकरे और शिवसेना का कहना यह था कि इलेक्शन से पहले ये कहा था अमित शाह ने कि चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बनेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद नंबर ज्यादा होने के कारण बीजेपी इस पे आ गई कि नहीं, चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी का बनेगा। और इसी मुद्दे पे शिवसेना और बीजेपी अलग हो गए थे। उस समय एक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी करके एक गठबंधन बना, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस के साथ शिवसेना भी आ गई। तो ये तीनों लोग जब जुड़ गए तो ओरिजिनल विधानसभा 288 में बीजेपी के 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस 44, ये तीनों एक साथ हो जाने से 154 आ गए थे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। उस समय नवंबर 2019 में जब ये सब हो रहा था, तो एक दिन सुबह सुबह, मतलब अल सुबह जिसको कहते हैं, भोर में 5-6 बजे के करीब, हमारे कोश्यारी जी जो अभी अभी गवर्नर पद से हटे हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब को बुला के राजभवन में एक अनप्रेसिडेंट है, ऐसा कभी हुआ नहीं, 5 बजे उन्होंने एक शपथ करा दी, और उसी में उन्होंने अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब ये सब हो गया। उसके बाद अगर आपको याद हो कि शरद पवार जी बहुत एक्टिव हो गए, और उन्होंने पूरी तरह से, मतलब ये इट इज सोल, मतलब ये सोल क्रेडिट है शरद पवार को कि उन्होंने एमवीए को अपनी जगह रखा, सारे लोगों के साथ लगातार बात करते रहे, और वो अजीत पवार को बीजेपी के खेमे से या शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस के शिकंजे से वापस लाने में सफल हुए, और फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी, जहां पे चीफ मिनिस्टर शिवसेना के उद्धव ठाकरे बने। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है कि उस समय अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी शरद पवार का कुछ भी अगर ये प्लान होता, जैसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ था, तो वो ये सब उस समय जब किया था, जिसको याद हो उसको ठीक से याद है कि कैसे हुआ था ये सब। ये बिल्कुल फैक्ट है कि केवल शरद पवार के कारण वो एमवीए की सरकार बनी थी और कोई उसमें नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हो गया तो शरद पवार और उनकी पार्टी टारगेट किए गए। उनके जो मुख्यमंत्री थे, मतलब प्रमुख जो मंत्री थे, नॉट मुख्यमंत्री, जो उनके प्रमुख मंत्री थे, अनिल देशमुख थे होम मिनिस्टर, उनको टारगेट किया गया, उनको फिर जेल में डाला गया। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की घूस अपने पुलिस के कमिश्नर के थ्रू ली है, और जब कोर्ट में केस आया तो बताया गया कि नहीं वो 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ का कुछ एक मामला है, कुछ इस तरह की बातें हुई। नवाब पठान
जो अगर आपको याद हो कि जब शाहरुख खान के लड़के को फंसाया गया और किस तरह से नवाब पठान लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, उनको जेल में डाला गया, इत्यादि इत्यादि। बीजेपी को यह स्पष्ट हो गया है कि शिंदे जी की शिवसेना के साथ उनका बेड़ा पार नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे को ही शिवसेना का असली शिवसेना वही मानते हैं। शिंदे जी की जो शिवसेना उसको असली नहीं मानेंगे। इसी स्ट्रैटेजी के तहत गवर्नर बदलेगा यहां भी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। 48 में 41 मिली थी एनडीए को, वो 41 क्या, वो 23 सीट जो बीजेपी की थी वो भी आधी मिल जाए तब भी बहुत है। कोश्यारी जी का क्या हुआ था कि वो अब लायबिलिटी हो गए थे। वो पहले तो भाई 5 बजे सुबह ये सब कौन करेगा, ये तो वही करेगा जो आपके पूरी तरह से स्वामी भक्त हो। अब वो लायबिलिटी हो गए तो तरह तरह के स्टेटमेंट देने लगे थे, मालूम नहीं क्या क्या बोलने लगे थे। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि अगर इनको नहीं हटाया गया तो वो जो मराठा प्राइड है उसको कहीं ना कहीं से कोश्यारी जी ने छू दिया था, और एवरेज मराठी उससे थोड़ा गुस्सा था। बीजेपी को अब किसी भी तरह से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को तोड़ना है, क्योंकि अगर वो नहीं तोड़ पाती है तो बीजेपी को यह पता है कि उसका 2024 के लोकसभा इलेक्शन में करीब करीब सफाया जैसा होने की स्थिति में वो महाराष्ट्र में आ जाएगी। अब वो चाहे शिवसेना को तोड़े या एनसीपी को तोड़े, कांग्रेस के कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पर से पार्टी नहीं टूट सकती है। अब ये जो मुझे लगता है ये एक देवेंद्र फडणवीस की एक बहुत भोंडी कोशिश है कि कंफ्यूजन फैला दो, जिससे उधर कुछ लोग हैं हाँ हाँ कुछ तो होगा जरूर है, शरद पवार साहब जाके मिलते भी हैं, इस तरह की बातें करने की कोशिश की है। एक चीज समझ लीजिए, ये देवेंद्र फडणवीस साहब ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से उनको कट टू साइज किया गया, वो चीफ मिनिस्टर पद पे रहना था, अगर वही छोड़ दिए होते तो 2019 में ये सब होता ही नहीं। उद्धव ठाकरे भाई लीड करते, आप उनके पीछे रहते, कोई नहीं। आपको उस समय तोड़ने का जब पड़ा और दिल्ली से जब ये सब तार खींचे जाने लगे तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको बनाया गया, आपको शिंदे जी के नीचे बैठ के काम करना पड़ रहा है। ये अरेंजमेंट बीजेपी के लिए भी थोड़ा गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि अगर शिंदे जी उनके साथ मान लीजिए अपनी पार्टी को लाके विलय कर दें तो फिर तो शिवसेना एक ही शिवसेना उद्धव ठाकरे की रह जाएगी। विलय ना करें तो फिर उनको ये हरदम दिखाना होगा कि शिंदे जी और ये, और उनको अगर चीफ मिनिस्टर बनाया है तो अगली बार तो ये नहीं कर सकते उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। तो देवेंद्र फडणवीस को भी एक समझ में नहीं आ रहा है कि इनको लाके उनके भविष्य का क्या होगा। और एक बड़ी बात ये मेरे हिसाब से ये भी है कि बीएमसी इलेक्शन जो पोस्टपोन लगातार कर रही है बीजेपी, वो कब तक पोस्टपोन कर लेगी, क्योंकि किसी दिन तो लड़ना होगा, और जिस दिन वो लड़ लिया तो आज की तारीख में भी पता लग जाएगा कि शिंदे साहब के नीचे कितनी जमीन है, उद्धव ठाकरे के नीचे कितनी जमीन है। तो ये बिल्कुल सियासी मामला है ऑन द फेस ऑफ इट। जो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र शरद पवार जी को कौन रोक लेता, अगर वो उस दिन मान लीजिए शरद पवार एनसीपी के साथ चले जाते बीजेपी में तो कौन रोकता, मतलब उनके ऊपर कौन था कि जो शरद पवार को कहता कि नहीं मत जाओ। अजीत पवार ऑलरेडी चले भी गए थे, थोड़ा भी इशारा कर देते तो शरद पवार तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट होते, उनके 4 एमपी और सेंटर में भी होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार ने जो अपने करियर के करीब करीब अंत पे खड़े हैं, वहां पे जो उन्होंने अपनी भूमिका जो सोच रहे हैं वो भूमिका उनकी कोच वाली है, वो भूमिका अब कैप्टन नहीं होना चाह रहे हैं। खैर, दूसरी बात, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की शिक्षा के बारे में जानना बचपना है? क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में एक केस आया है, वो केस पहले मैं बता दूं क्या है। मोदी जी की डिग्री का मामला हो गया है, बीए और एमए दोनों को लेकर। हालांकि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुण जेटली साहब और अमित शाह साहब कर चुके हैं, जहां डिग्री उनको दिखाई गई है। ये मामला यह है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो देश का है उसने 2016 में ऑर्डर किया था, उसने एमए की डिग्री के लिए कहा था कि भाई एमए की डिग्री चाहिए। हुआ यह था कि केजरीवाल का एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड का मामले से ये सब शुरू हुआ, और फिर पीएमओ होता हुआ फाइनली गुजरात यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां कहा गया कि भाई आप इनकी डिग्री दिखाइए। गुजरात सीआईसी के इस डायरेक्शन के खिलाफ पहुंच गई गुजरात हाई कोर्ट। अब गुजरात हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से अपीयर हो रहे हैं जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब। अब उनके कुतर्क सुन लीजिए। पहले वो कह रहे हैं कि इट इज अ चाइल्डिश जॉब, मतलब उनको बचपना लग रहा है। प्रधानमंत्री जी जो बेचारे पिछले 8 साल से मन की बात करते करते बच्चों को बता रहे हैं कैसे पढ़ो, कैसे वो करो, कैसे एग्जाम लिखो, किताब तक लिख दिए हैं कि एग्जाम कैसे वो अटेंड करो,
उनकी शिक्षा के बारे में बच्चे कुछ जानना चाह रहे हैं, अगर कोई भी जानना चाह रहा है तो कह रहे हैं इट इज अ चाइल्डिश जॉब। दूसरा कुतर्क सुनिए, उन्होंने कहा है कि तभी बता सकते हैं जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो। डिग्री के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं चाय बेचता था, मैं हिमालय में रहता था, मैं क्या क्या करता था, मैं डीएसएलआर से 1984 में फोटो खींचता था, इंटरनेट चलाते थे। तो अगर इस लोगों को और पता लगेगा तो अच्छा लगेगा ना। फिर वो कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जिसने पास किया वो तो डिग्री मांग सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं मांग सकता है। ये भी अजीब सी चीज है। अरे भाई, आप जब मतलब क्यों डिग्री जैसी चीज क्यों नहीं मांगी जा सकती है। साथ में तुषार मेहता जी ये भी कह रहे हैं कि जो होल्डर ऑफ द ऑफिस है वो डॉक्टरेट है या अनपढ़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हमारे लोकमत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हैं, कि मोदी जी इकोनॉमिक्स में किए हैं, कि फिजिक्स में किए हैं, कि केमिस्ट्री में किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो मान लिया एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह कल के दिन होता कि नहीं मोदी जी ने हमारे यहाँ फिजिक्स में किया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं किया? तो ठीक बात, ये आर्गुमेंट ठीक है। एक आर्गुमेंट ये हो रहा है कि भाई ये एफिडेविट तो जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो देता है कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं और मेरे एसेट्स क्या हैं। अब इस पे तुषार मेहता जी का कुतर्क ये है कि अगर ये है तो क्या आईटी रिटर्न भी मांगे जा सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर कानून में नहीं भी है तो अगर कोई अगर वहां लिख रहा है कि मेरा ये है और उसमें अगर वेरिएंस है तो बिल्कुल मांगे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये तो हो गया एमए डिग्री का मामला। बीए की डिग्री जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में उसका मामला फंसा हुआ है। वो दिल्ली हाईकोर्ट में वो मामला लंबित है बीए की डिग्री का, क्योंकि यहां पे भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कि इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, एक इंस्पेक्शन उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का हो जाए जिन्होंने बीए का प्रोग्राम 1978 में पास किया। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका है और ये 1978 वही साल है जिस साल मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया था। अब ये 2017 का डायरेक्शन था। 24 जनवरी 2017 में उस समय पहली डेट पर स्टे मिल गया कि नहीं ये अभी रोक दिया जाए। 6 साल हो रहे हैं, अभी भी स्टे चल रहा है। एक तरफ होता है कि भाई जल्दी जल्दी किया जाए, अब कम से कम मोदी जी जिन केसेस में उनका नाम आ रहा है उसमें तो उनको कहना चाहिए कि नहीं अगली केस में खत्म करो। भाई मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डिग्री के डिटेल्स बता देने में क्या दिक्कत है। जब डिग्री की कॉपी आप लोग दे तो डिग्री का इंस्पेक्शन करने दीजिए ना, क्यों नहीं कराया जा रहे हैं? ये किसी मन की बात में उनको ये बताना चाहिए। अब मैं तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं कि काले शीशे लगाने वाले पर 2 साल की सजा ठीक है। मामला यह है कि आजम खान इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे टारगेटेड नेता हैं। उनके ऊपर 2017 से अभी तक जो दिल्ली पुलिस का कहीं कहीं उन्होंने कहा है, 2017 जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी उस दिन से आज तक उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। करीब 83 नए मुकदमे दर्ज हुए आफ्टर 217 और उनके लड़के अब्दुल्ला आजम पर 48 केसेस दर्ज हुए हैं। आजम खान साहब को 2019 की एक हेट स्पीच वाले मुकदमे में ऑलरेडी सजा हो चुकी है और सजा होने के 1 ही 2 दिन के अंदर उनकी मेंबरशिप भी चली गई, वहां री इलेक्शन भी हो गया और ये सब हो चुका है। अब्दुल्ला आजम जो उनके लड़के हैं वो एमएलए हैं। अब एक केस निकाला गया है 2008 का और केस आप सुन लीजिए तो आपको भी वो होगा। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इसके डिटेल्स हैं। 2 जनवरी 2008 में अब्दुल्ला आजम साहब अपने पिताजी को लेके छजलाट थाने की बात है, ये जा रहे थे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इनकी गाड़ी को पुलिस ने रोका और कहा कि आपने काले शीशे लगाए हैं और फिर इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। जो इस केस के अनुसार वो कागजात उस समय तुरंत देने में असफल रहे और वहां पे जब ये सब शुरू हो गया तो इनके पिताजी भी उतर गए। आजम खान साहब 2008 में भी भाई लीडर ऑपोजिशन रहे थे, सपा के बड़े नेता थे और जब वो उतर गए तो साथ में सपा की और भी गाड़ियां चल रही थी, वो लोग भी आ गए और वहां बातचीत हुई। बातचीत मतलब जो भी हुआ होगा, वो कोई अगर कोई आपको काले शीशे लगाने पे अगर इस तरह से रोक रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना है। खैर उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें करीब
9 लोगों को कहा गया कि भाई इन लोगों ने सरकारी अधिकारी को अपना काम करने से में व्यवधान डाला। 2008 का मुकदमा था, चल रहा था। अभी कल उसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब को 2-2 साल की सजा कर दी गई और 3,000 रुपये शायद जुर्माना है। 2 साल की सजा। काले शीशे लगाने पे 2 साल की सजा कुछ नया सा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो बदल रहा है, क्योंकि गोरखपुर में एक व्यक्ति किसी के ऊपर चाकू से हमला करता है और कुछ उनको चोट आती है, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं आती, माइनर इंजरीज पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो या तो हमारा न्याय बहुत बर्बर होता जा रहा है, या हमारा न्याय बहुत ही निष्पक्ष होकर ऐसा दिखाना चाह रहा है लोगों को कि किसी की हिम्मत ना पड़े फिर काली फिल्म लगाने की। मतलब आज आप ईमानदारी से उतर जाइए नीचे और उत्तर प्रदेश में खास करके देख लीजिए कितनी गाड़ियों में काले शीशे लगे हैं, कितने में नहीं लगे हैं। क्योंकि अब्दुल्ला आजम का काम ये था, वो ड्राइवर थे, वो अपनी गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे। जो भी कहा सुनी हुई थी वो आजम खान से हुई थी, लेकिन उसमें इनको भी लपेट लेना, बाकी 7 लोगों को छोड़ दिया, इनको भी लपेट लेना, क्योंकि जिससे इनकी सदस्यता चली जाए, तो उसमें 2 साल की सजा देना मेरे हिसाब से ये जो भी किया जा रहा है, जिसके भी डायरेक्शन पे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। आपको अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है पॉलिटिकली आपसे, तो उसको आप चुनाव की बात बार बार करते हैं, आप इतना ज्यादा कहते हैं 303 सीट डबल इंजन सरकार, आप चुनाव में हराइए ना उसको, उसके बारे में बताइए कि इस आदमी ने जो काले शीशे लगा के चलाता था कितना गलत आदमी था, देखिए एक केस है इनके ऊपर, इस बात पे 2 साल की सजा देके उसकी सदस्यता खत्म करवाना बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। थैंक यू।